हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर। हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमने इसमें पढ़ा है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में हमें किस प्रकार के पदार्थों की जानकारी होती है। उसके लिए हमने 3 बातें पढ़ी। एक तो विद्वानों के मत पढ़े, एक हमने अप्रत्यक्ष स्रोत पढ़े और एक हमने प्रत्यक्ष स्रोत पढ़े। प्रत्यक्ष में हमने कल भूकंप का टॉपिक पढ़ा है, जिसमें जो भूकंपीय लहरें हैं वो किस तरीके का कंपन करती हैं, कहाँ पर उनका छाया क्षेत्र है, कहाँ से वो अधिक सर्वाधिक विनाशकारी होती है, उनकी गति कितनी होती है। तो भूकंप के बारे में हमने थोड़ा जाना। आगे इसके बारे में डिटेल में बात हम जब भूकंप का टॉपिक आएगा अर्थक्वेक वाला, उसमें कर लेंगे। अभी हम पढ़ेंगे इसमें इसकी आंतरिक जो संरचनाएँ हैं, जो लेयर्स हैं, उनके बारे में। तो यहाँ पर एक विद्वान है, उस विद्वान का नाम है स्वेस महोदय। पूरा नाम है इसका एडवर्ड स्वेस। क्या नाम है पूरा? एडवर्ड स्वेस। ये ऑस्ट्रियाई विद्वान है, ऑस्ट्रियाई विज्ञानी। 2 बातें हैं, एक होता है ऑस्ट्रेलिया, एक है ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया यूरोप जो महाद्वीप है उसका एक देश है। यूरोप महाद्वीप में क्या है, एक देश है। उस वहाँ का ये विद्वान है, उस क्षेत्र का, जो ऑस्ट्रियाई विज्ञानी कहलाता है। अगर भारत का होता तो भारत के भूगोलवेता होते, यूनान के होते तो यूनानी कहते हैं हम, रोमन के होते हैं तो रोमन विज्ञानी कहते हैं, ग्रीक विज्ञानी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ का होता है उसको उसी आधार पे बोला जाता है। तो ये ऑस्ट्रियाई विज्ञानी है। उन्होंने पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है धरातल के अंदर, वहाँ पर उस परतों या पदार्थों के बारे में जानकारी जुटाई। उन्होंने वहाँ के जो रासायनिक जो तत्व हैं उनके आधार पर वहाँ का अध्ययन किया। तो इसका आधार क्या था? इसका आधार था रासायनिक तत्व। रासायनिक तत्व किसका आधार था? स्वेस महोदय का। इस तत्वों के आधार पर ही उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक जो संरचनाएं हैं उनका अध्ययन किया। इसलिए यहाँ पर इसके अध्ययन को यहाँ पे या उन परतों को रासायनिक संरचना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रासायनिक संरचना। आधुनिक जो विद्वान हैं, आज जो हम देख सकते हैं विद्वानों को, तो वो विद्वान इन्हीं के मत को आधार मान करके पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का वर्णन करते हैं। मतलब इतना प्रसिद्ध विद्वान है स्वेस महोदय, जिन्होंने जो सटीक जानकारियाँ दी है पृथ्वी के आंतरिक भाग की, वो जानकारियाँ आज के जो विद्वान हैं वो उनको ही आधार मान करके चलते हैं। वहाँ पे अगर इन्होंने कुछ कमियां गलतियां की होती या गलत बताया होता तो आज के विद्वान उसको देखते तक नहीं, लेकिन उन्होंने सटीक जानकारी देने के कारण आज के विद्वानों का आधार बन गया। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक भाग की कुछ परतें बताई हैं जिनकी हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर पृथ्वी की कुछ परतें बताई। परतें का मतलब समझ रहे हो आप? जैसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये इसके ऊपर धरातल है, ये तो यहाँ तो हम हैं। जैसे मानो यहाँ धरातल के ऊपर हम कैसे लिपटे हुए हैं, पृथ्वी क्या है, गोलाब के आकार में है। ठीक है, यहाँ पर अगर जैसे एक बॉल होती है, जैसे आप मान लो फुटबॉल सबका देखा हुआ है। फुटबॉल की जो आकृति होती है वैसे ही अपनी पृथ्वी की आकृति होती है, वैसे ही मतलब गोलाब के आकार में। फुटबॉल थोड़ा गोल होता है लेकिन पृथ्वी थोड़ी गोलाब के आकार में, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों दबे हुए हैं पृथ्वी की।
वो बातें हम कभी एक टॉपिक लेकर के हम कर लेंगे, कैसे दबी हुई है, उनका अक्ष कक्ष क्या है, उनका घूर्णन क्या है, परिक्रमण क्या है, वो बातें हम कर लेंगे। लेकिन उसके पहले हम बता दें कि पृथ्वी का जो धरातल है वो गोलाब के आकार में है, ना कि समतल। आप जहाँ रहते हो वो जगह आपको समतल लगती होगी, आप कहीं पे भी जाओ वो जगह आपको समतल लगती है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम अगर ऊपर कृत्रिम उपग्रह से हम सैटेलाइट के माध्यम से वहाँ से तस्वीर लें पृथ्वी की, तो वह एक गोलाब के आकार में है। आपने कभी देखा होगा, मूवी में भी दिखाते होंगे, टीवी पे दिखाते हैं कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, किस प्रकार की पृथ्वी है जो ब्रह्मांड में घूर्णन करती है और परिक्रमण करती रहती है सूर्य के चारों ओर। ठीक है, तो इसके ऊपरी भाग में धरातल में जैसे बॉल में हम ऊपर आलपिन लगा दें चारों तरफ, तो उसी आकार में हम भी पृथ्वी के धरातल पे टिके हुए हैं। इमेजिन कर सकते हो आप कि बॉल के ऊपर आलपिन चारों तरफ गड़ाने से कैसा प्रतीत होता है आपको, वैसे ही हम पृथ्वी के चारों तरफ हैं। अब पृथ्वी के चारों तरफ तो हम हैं, यह तो धरातल हो गया, लेकिन जो आंतरिक भाग है इसका कहीं तो केंद्र है, ये बॉल का सेंटर तो कहीं पर है। तो इस भाग तक यानी चारों तरफ यहाँ पर लेयर बनी हुई है, ये लेयर बनी हुई है आंतरिक भागों में। जैसे ये लेयर अलग चट्टानों की है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। तो इन परतों की जानकारी कौन करवाते हैं? श्वेस महोदय करवाते हैं। उन्होंने इन परतों को यहाँ पर 4 भागों में बांटा। बहुत सारी बुकों में आपको 3 ही मिलेंगे, लेकिन इन्होंने चौथी परत की भी चर्चाएं की है। यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले ऊपरी परत की बात की। कौन सी परत की बात की? ऊपरी परत की बात की है। ऊपरी परत, अपर लेयर। ऊपरी परत जो है वो यहाँ पर परतदार चट्टानों की बनी हुई है। धरातल पर परतदार जो चट्टान होते हैं, चट्टान 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आग्नेय चट्टान, एक होती है अवसादी चट्टान और एक होती है कायांतरित चट्टान। अवसादी चट्टान जो होती है उसको परतदार चट्टान बोला जाता है। वो बनती कैसे है? वो बनती ऐसे है कि यहाँ पर मानो ये 2 पर्वतीय क्षेत्र हैं धरातल के ऊपर, ठीक है। इसके बीच में भूसंरचना वाला पार्ट है। यहाँ पर जो ये चट्टानें हैं इसके टुकड़े टूट करके मलबा यहाँ आकर के जमा होता रहता है। यहाँ पे मलबा जमा होता रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे दबाव लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका वजन बढ़ रहा है। जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे यहाँ पे दबाव लगेगा, तो ये परत है ये यहाँ पे दब जाएगी और एक लेयर का निर्माण कर लेगी। तो इनको परतदार चट्टान बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? परतदार चट्टान। जैसे हम मिट्टी को देखते हैं, मिट्टी जो है वो बनी हुई है चट्टानों के कणों से। तो चट्टानी भागों से मिट्टी आई और ये धरातल के ऊपर यहाँ पे फैल गई। तो इसके बाद में ये एक पतली परत के रूप में बिछ गई, ठीक है। अगर आप इसकी खुदाई करोगे तो आपको एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ पे पत्थर मिलेंगे, नीचे चट्टानी भाग मिलेंगे। पृथ्वी का वही रूप है। ये तो कहाँ से आई है? पर्वतीय चट्टानी टुकड़े हैं, उनके महीन रूप चूर्ण रूप हो गया, तब मिट्टी देखने को मिलती है अपने को। वैसे जो पृथ्वी का धरातल है वो ठंडा होने से चट्टान का रूप ही लिया था। पहले जो लावा था जब ठंडा होता है तो ये चट्टानी रूप है। जैसे आप देखते होंगे कि जब कुआं खोदते हैं तो कुएं में कुछ गहराई के बाद में पत्थर आना स्टार्ट हो जाता है, यानी मिट्टी की परत कम होती है, नीचे पत्थर होता है। तो वहाँ पे वो पथरीली चट्टान कहाँ से आई? पृथ्वी के जो लावा है वो ठंडा होने से, वहाँ पर वो ठंडे सिकुड़ने से वहाँ पे चट्टान का रूप ऊपरी पपड़ी है, जो इसकी पृथ्वी के ऊपर की भाग माना जाता है, जो हमने शुरू में बात की है, ठीक है। तो यहाँ पे मान सकते हैं कि इसकी लेयर कहाँ है? तो इसकी लेयर ये ऊपर वाली जो लेयर है यहाँ पे 0 से 40 किलोमीटर वाली ये जो लेयर है, ये लेयर श्वेस महोदय ने कहाँ से? 0 से 40 किलोमीटर, 0 से 40 किलोमीटर की जो परत है उस परत को यहाँ पे श्वेस महोदय ने ऊपरी लेयर माना है। क्या माना है? ऊपरी लेयर। ये जो चट्टान है ये परतदार चट्टानें कहलाती हैं, यहाँ पे ये अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। और इसमें जो पृथ्वी का जो इतिहास है 4.5 अरब साल का, पृथ्वी को बने कितना टाइम हो गया?
लगभग 4.5 अरब साल। ठीक है, इतने इतिहास में जो अनाच्छादनात्मक प्रभावी अनाच्छादनात्मक दीर्घकाल के लिए जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, जिसमें नदियां हैं वो लंबे समय से चले आ रही हैं, तो दीर्घकाल तक जो अनाच्छादनात्मक प्रक्रम होते हैं, इस नाम को समझना, डेनुडेशनल अनाच्छादनात्मक, बहुत बार आएगा ये नाम आपके सामने, डेनुडेशनल प्रोसेस। ये अनाच्छादनात्मक प्रक्रम क्या होते हैं, इसके अंदर दो कारक होते हैं। इस अनाच्छादनात्मक में दो कारक होते हैं, एक तो होता है इसमें अपक्षय और एक होता है अपर्दन। एक तो वेदरिंग होता है, एक इरोजन होता है। अपक्षय और अपर्दन, अपक्षय को क्या बोलते हैं, वेदरिंग, और अपर्दन को क्या बोलते हैं, इरोजन। तो ये दोनों जो कारक होते हैं उनको सम्मिलित रूप में क्या बोला जाता है, अनाच्छादनात्मक प्रक्रम बोला जाता है। अपक्षय और अपर्दन होता क्या है, इनकी भी हम डिटेल में बात करेंगे। अपक्षय भी पढ़ेंगे हम, अपर्दन भी पढ़ेंगे। तो अपक्षय जो होता है वो होता है कि भौतिक और रासायनिक कारकों के द्वारा जो चट्टानी भाग हो वो अपने ही स्थान पे टूटने फूटने की क्रिया होती है उसमें, तो वो अपक्षय कहलाता है। अपक्षय का मतलब स्वयं के स्थान पर ही टूटना फूटना, समझ गए। अपक्षय का क्या मतलब होता है, स्वयं के स्थान पर ही टूटना फूटना। और अपर्दन का मतलब क्या होता है, उस टूटे हुए पदार्थ को ही वहाँ से कुरसते हुए दूसरी जगह ले जाना, वहाँ से उस जगह को खाली कर देना, यानी वहाँ से उसको कुरसते हुए उस स्थान को दूसरी तरफ उस चट्टानी पदार्थों को स्थानांतरित कर दे, तो उसको कहते हैं अपर्दन। क्या बोलते हैं, अपर्दन, इरोजन। ठीक है, तो अनाच्छादनात्मक जो प्रक्रम है, दीर्घकाल तक जो अनाच्छादनात्मक प्रक्रम होते हैं वो यहाँ पर एक परतदार लेयर का निर्माण कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ स्वेस महोदय ने ऊपरी परत जो है, पृथ्वी का ऊपरी भाग है, उसको ऊपरी लेयर के नाम से अलग से ही पहचाना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे इसलिए इसको कहा है क्योंकि यहाँ कहीं पे समुद्र है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है। ठीक है, एक जैसी परत नहीं है, इसलिए इसको अलग ही रख दिया, ऊपरी लेयर के नाम से इसको अलग ही कर दिया। अन्यथा यहाँ पे इसको सियाल वाली परत में भी ले सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि कहीं पर पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे समुद्र है, तो उन सब का एक औसत रूप में उन्होंने 40 किलोमीटर तक जितनी गहराई तक लेयर होती हैं पृथ्वी के ऊपरी भाग में, जो परतदार चट्टानों के रूप में मानी जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसको ऊपरी लेयर के नाम से जाना है। ठीक है, दूसरी परत इन्होंने मानी यहाँ पर सियाल की। कौन सी परत मानी, सियाल, सियाल की परत का नाम क्या है, सियाल। इसकी जो गहराई है, इन्होंने इसकी गहराई पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहाँ से 40 किलोमीटर से और 300 किलोमीटर की गहराई तक माना है। देखिए इनकी गहराई है, इसको ध्यान में रखना आप, इसकी गहराई को चूकना मत। इसकी गहराई कितनी है, सियाल की 40 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की गहराई तक इसको माना जाता है। ठीक है, इसका जो घनत्व है, इस परत का जो घनत्व है वह है 2.7 से 3 ग्राम से घन सेंटीमीटर। इसका जो औसत घनत्व है वो कितना है, 2.7 से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका औसत घनत्व है। यहाँ पर जो तत्व पाए जाते हैं, खनिज पदार्थों के जो पदार्थ पाए जाते हैं, रासायनिक पदार्थ, उसका नाम है यहाँ पे सिलिका और एल्यूमिनियम। यहाँ पे आपको इससे देखने को मिलेगा, आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। इसका इंग्लिश नाम जो होता है उसको ध्यान में रखना, C+Al, यानी कि बीच में आपको प्लस का निशान लगाना है। तो इसका तो क्या हो गया, सिलिका हो गया, इसका तो क्या हो गया, सिलिका, और इसका क्या हो गया, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। दोनों बातें हो गई। इसमें 3 बातें याद रखनी है सियाल के बारे में, स्वेस महोदय ने बताई। तो मुख्य बातें 3 हैं। पहली बात, इसकी गहराई कितनी है, सियाल की गहराई कितनी है, सियाल की गहराई कितनी होगी, 40 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक होगी, समझ गए। दूसरी बात आपको याद करनी है कि इसके अंदर इसका औसत घनत्व कितना है,
इस परत का घनत्व कितना है। अगर यहाँ के जो पदार्थ होंगे अगर वो भारी होंगे तो घनत्व ज़्यादा होगा। वही बात हुई, घनत्व का मतलब एक आयतन, प्रति घन एक आयतन होता है, उसमें कितना सामान आ सकता है और उसमें वजन कितना हो सकता है उसको डिपेंड करता है। एक तो मानो आप पानी भर लो, एक आप पानी भरोगे तो उसका आयतन क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक बाल्टी में वो पानी 5 किलो ही आएगा, समझ गए। और एक 5 किलो का आप वाट देख सकते हो, वजन के रूप में आप वाट देखो 5 किलो का, तो वो छोटे से रूप में आ जाएगा, तो उसका आयतन कम है। तो अगर वो पदार्थ भारी होता बाल्टी वाला पानी, तो वो भी कम में होता। जैसे लोहा है, लोहा भारी है तो कम आयतन में ज़्यादा वजन हो गया, तो उसका घनत्व ज़्यादा है, इसका औसत घनत्व क्या होगा, ज़्यादा, और पानी का क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे जो पदार्थ पाए जाते हैं इस सियाल वाली परत में, वहाँ पर उन तत्वों का औसत घनत्व कितना है, 2.7 से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका औसत घनत्व है। आप इन दोनों बातों को ध्यान में रखोगे। और अब वाले तो यहाँ पे इस क्षेत्र में किस प्रकार के पदार्थ हैं, तो किस प्रकार के पदार्थ होंगे, यहाँ पे सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे पदार्थ होंगे। और याद कैसे रखोगे इसको, सियाल वाली परत है तो CSI का मतलब हो गया सिलिका और AL का मतलब हो गया एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये बातें हो गई हमारी 2 परतों की। तीसरी लेयर की हम बात करें तो उसमें तीसरी लेयर की सीमा परत है। तीसरी परत का नाम क्या है, सीमा। ये सीमा की स्पेलिंग क्या होती है, ये वाली। तो अब आपको ध्यान में आ गया होगा इसमें किस प्रकार के पदार्थ हैं। तो SI का मतलब तो क्या हो गया, SI प्लस Me, तो इसका तो हो गया क्या, सिलिका। और Me का मतलब हो गया यहाँ पे मैग्नीशियम, ठीक है। अगर इस परत की औसत गहराई देखें तो इसकी औसत गहराई होगी यहाँ पर 301 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक इसकी गहराई मानी है। किसने, स्वेस महोदय ने मानी है, ठीक है। इसका जो घनत्व है मध्यम घनत्व है, इसका मध्यम घनत्व का माने तो यहाँ पर इसका घनत्व है, मध्यम घनत्व मतलब 4.5 से 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका औसत घनत्व माना जाता है। आपको 3 ही बातें इसमें याद रखनी है। मध्यम घनत्व वाली जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं, हम सीमा बोलते हैं, ठीक है। इसमें सीमा में मैग्नीशियम और सिलिका की प्रधानता ज़्यादा होती है। किसकी प्रधानता होती है, सिलिका और मैग्नीशियम की। कौन से तत्व हैं ये, सिलिका मैग्नीशियम। यानी कि सियाल की जो परत थी उसमें किस तत्वों की प्रधानता है, वहाँ पे सिलिका और एल्यूमिनियम की है। यहाँ पर इसका घनत्व थोड़ा बढ़ गया, मैग्नीशियम होता है थोड़ा वजन में ज़्यादा होता है एल्यूमिनियम से, ठीक है। तो उसका घनत्व कितना है यहाँ पे, 4.5 से 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसकी गहराई होगी 301 से 2000 किलोमीटर, 301 से 2000 किलोमीटर तक इसकी गहराई मानी जाती है, ठीक है। तीसरी परत यह हो गई हमारी। चौथी परत जो है वो है निफे की। कौन सी परत है, निफे। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, निफे, NIFE। इसका मतलब इसकी जो गहराई है वो गहराई कितनी होगी, वो 2000 से पृथ्वी के केंद्र तक, 2000 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्रीय भाग तक, पृथ्वी का जो केंद्र है वहाँ तक इसकी गहराई है। और वो कितनी है, वो है यहाँ पे 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की गहराई कितनी है, यानी कि 6371 किलोमीटर तक पृथ्वी की औसत गहराई है, ठीक है। ये पृथ्वी का अर्धव्यास भी माना जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर पृथ्वी की औसत गहराई ये वाली है, इस परत को बोलते हैं हम निफे बोलते हैं। इस NI का मतलब होता है यहाँ पे निकिल, क्या होता है, निकिल। और इस Fe का मतलब होता है यहाँ पे फेरियम या फेरस,
यहाँ पे निकिल और फेरस भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे इन तत्वों की प्रधानता होती है, निकिल और फेरस तत्वों की यहाँ पे क्या होगी, प्रधानता होगी। यहाँ उच्च घनत्व वाले पदार्थों की प्रधानता होती है। इस परत में, निफे वाली परत में जो उच्च घनत्व के जो पदार्थ होते हैं, जिसका भारीपन होता है, जिसमें लोहा, फेरियस का मतलब लोहा, यहाँ पे इस क्षेत्र में 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका औसत घनत्व होता है। यहाँ पर इसकी गहराई तो कहाँ से है, 2000 से इसका पृथ्वी के केंद्र तक यानी 6371 किलोमीटर तक होती है। और इसका औसत घनत्व है, इसका घनत्व कितना होता है, 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसमें किन तत्वों की प्रधानता होती है, तो तत्व होते हैं इसमें निकिल और फेरस जैसे तत्वों की इसमें प्रधानता होती है। ठीक है, यहाँ पर जो पदार्थ पाए जाते हैं वो चुंबकीय पदार्थों के गुण रखने वाले होते हैं। इस आकार में हम इस चुंबकीय पदार्थों के कारण ही पृथ्वी के जो चुंबकीय जो बल हैं उनके बारे में भी सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, वो कहाँ पर है, वो निफे वाली इस परत में है। तो यहाँ पे हमने 4 परतों की बात की स्वेस महोदय के अनुसार। वापस रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्वेस महोदय ने सबसे पहले जो परत मानी है वो परत मानी है यहाँ पे ऊपरी परत, जो कि 0 से 40 किलोमीटर तक की परत मानी जाती है, जिसमें परतदार चट्टानों का ज़्यादा प्रभाव रहता है। ठीक है, जो कि अनुसाधनात्मक जो प्रक्रम है उससे बनी हुई है। दूसरी परत माने हमने सियाल की। सियाल की जो परत है उस परत में सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है और उसकी गहराई 40 से 300 किलोमीटर तक होती है। इसके अंदर यहाँ पे जो घनत्व होता है इसका औसत रूप में वो 2.7 से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। फिर हमने बात की सीमा की। सीमा की जो गहराई होती है वो 301 से 2000 किलोमीटर की गहराई तक माना जाता है। इसमें जो सिलिका और मैग्नीशियम जो होते हैं उन तत्वों की प्रधानता होती है और इसका औसत घनत्व मध्यम घनत्व वाले होते हैं, जो कि 4.5 से 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका औसत घनत्व होता है। उसके बाद हम देखें तो निफे की परत आती है। निफे की जो परत है वो 2000 से केंद्रीय भाग जो पृथ्वी का होता है 6371 किलोमीटर वाला, वहाँ तक इस परत का यहाँ पे पता चला है। और यहाँ पे इसमें औसत रूप में अगर घनत्व देखें तो उच्चतम घनत्व वाले जो पदार्थ हैं 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर वाले वो रहते हैं। इसमें यहाँ पे निकिल और फेरस जैसे तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। यही जो परत है इसमें ही चुंबकीय गुण यहाँ पृथ्वी में पाए जाते हैं, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का निर्माण होता है। पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के कारण उसको आकर्षित करते हैं पदार्थों को, तो वो चुंबकीय प्रभाव जो है वो गुरुत्वाकर्षण का बल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे इन तत्वों के बाद में हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो और भी इन परतों को नए नाम दिए जा सकते हैं। वो पृथ्वी की जो सतह की गहराई की ओर जाते हैं हम, तो भौतिक और अन्य विशेषताओं के आधार पर अन्य नामों से भी इनको जाना जा सकता है, जिसमें लिथोस्फीयर है, पायरोस्फीयर है, बेरिस्फीयर है, यहाँ पर एस्टेनोस्फीयर है जिसको दुर्बलता मंडल बोलते हैं। तो इन लेयर के नाम पर भी इनको जाना जा सकता है। तो यहाँ पे इनकी भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। यहाँ पे भौतिक विशेषताओं के आधार पर इनको अन्य नामों से जानते हैं। उन अन्य नामों में सबसे पहले जो हम नाम ले रहे हैं वो है लिथोस्फीयर का। पहली कौन सी है, लिथोस्फीयर। ठीक है, दूसरी परत है इसमें पायरोस्फीयर, पायरोस्फीयर। और इसके बाद हम चर्चा करें तो पायरोस्फीयर के बाद में है बेरिस्फीयर, बेरिस्फीयर। और अगर चौथी परत की बात करें तो एस्थेनोस्फीयर, इसको ही दुर्बलता मंडल बोलते हैं, लो वेलो जोन। इसकी भी हम चर्चा कर लेंगे, दुर्बलता मंडल। ठीक है, जो ये परत है लिथोस्फीयर वाली, यहाँ पर जो सबसे ऊपरी मंडल है पृथ्वी का मतलब यहाँ पे पृथ्वी है ये वाली। ठीक है, ये है पृथ्वी। इस पृथ्वी के अंदर एक परत ये वाली है, एक परत यहाँ पर ये है और एक ये वाली है ऊपरी भाग। तो जो ऊपरी परत है, इस ऊपरी परत को यहाँ पे लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। ठीक है, आपको इसको बोलना है लिथोस्फीयर। इसमें जो पदार्थ होते हैं वो ठोस पदार्थ होते हैं, यहाँ पे चट्टानी आवरण होता है।
यानी कि जो भाग होते हैं, सियाल की जो परत होती है वो इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। जैसे सियाल वाली परत है जो ठोस तत्वों से मिलकर बनी हुई है, चट्टानी आवरण जिसमें है, वो परत कौन सी होगी? लिथोस्फीयर की होगी। दूसरी जो पायरोस्फीयर है, ये पायरोस्फीयर वाली जो मिश्रित या संक्रमण मंडल वाली परत मानी जाती है। इसमें ठोस पदार्थ भी होते हैं, इसमें तरल भी होते हैं, इसमें गाढ़ा पदार्थ भी होता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे ये इसको एक बार ध्यान में रखो कि इस परत को यहाँ पे मिश्रित या संक्रमण मंडल भी बोला जाता है। ठीक है, इस परत की जो अवस्था होती है वो अर्ध तरल अवस्था होती है। ये जो परत थी, इस परत की तो अवस्था कैसी थी? ठोस। ये तो परत कैसी है? ठोस परत है। ठीक है, और ये जो परत है इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पायरोस्फीयर की, ये परत है अर्ध तरल अवस्था में, अर्ध तरल यानी लिक्विड फॉर्म में ये परत पाई जाती है, लिक्विड पाई जाती है। अर्ध तरल अवस्था में इसके जो पदार्थ होते हैं वो पिघले हुए पाए जाते हैं यहाँ पे तापमान की वजह से। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान भी तो ज़्यादा है, हमने चर्चाएं की है ना, 32 मीटर गहराई पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। तो वो तापमान आंतरिक भाग में जाने पर यहाँ तापमान बढ़ने से चट्टानों का क्या है? पिघला हुआ रूप अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी जो गहराई मानते हैं इस दूसरी परत की, पायरोस्फीयर की, तो वो मानते हैं यहाँ पे 60 किलोमीटर से 2890 किलोमीटर तक। कितनी मानते हैं? 60 किलोमीटर से 2890 किलोमीटर तक इसकी गहराई मानते हैं। कौन सी परत की? पायरोस्फीयर की। फिर हम बात करते हैं बेरिस्फीयर। बेरिस्फीयर में जो उच्चतम घनत्व होता है वो पदार्थ यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि पृथ्वी का अंतरतम भाग होता है। जो पृथ्वी का ये आंतरिक भाग होता है, इस आंतरिक भाग को यहाँ पे क्या कहते हैं? बेरिस्फीयर कहते हैं। इस परत को क्या बोलेंगे? बेरिस्फीयर, जहाँ पर पृथ्वी का अंतरतम भाग होता है, यानी पृथ्वी का केंद्र होता है। उस क्षेत्र में उच्च घनत्व वाले पदार्थ पाए जाते हैं। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? बेरिस्फीयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेरिस्फीयर। ठीक है, इसके बाद में ये एस्टेनोस्फीयर, लो वेलोजोन वाला जो क्षेत्र होता है, ये कहाँ पर होता है? पायरोस्फीयर के ऊपरी भाग में होता है। देखिए यहाँ पे मान लो ऐसे हम लेते हैं, ये तो ऊपरी परत हो गई जिसको हमने क्या कहा? जिसको हमने लिथोस्फीयर कहा। और दूसरी परत हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक मानी इसको हमने क्या कहा? पायरोस्फीयर। क्या बोला इसको? पायरोस्फीयर। पायरोस्फीयर है, इसका जो ऊपरी भाग है यहाँ से 60 किलोमीटर से 2890 किलोमीटर तक हमने इसको माना, इतना माना। तो यहाँ से 60 के बाद में 100 किलोमीटर की गहराई से, यहाँ पे 100 से लेकर के और 200 किलोमीटर तक की जो गहराई है, इसके बीच में ये वाला जो क्षेत्र है इसका, इस क्षेत्र को यहाँ पे दुर्बलता मंडल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लो वेलोजोन या एस्थेनोस्फीयर। इस परत का नाम है 100 से 200 किलोमीटर वाली का दुर्बलता मंडल। इसको क्यों कहते हैं ऐसा, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। यहाँ पे जैसे मानो पृथ्वी के ऊपरी भाग में, पृथ्वी की ऊपरी जो परत होती है उस परत में प्लेटें होती हैं, यानी जो तरल पदार्थ है उसके ऊपर ये वाले भाग तैर रहे हैं। ध्यान देना इस चीज़ को। यहाँ पे हमने इस परत की बात की, ठीक है, ये वाली है अर्ध तरल अवस्था में, ये लिक्विड है, ये ठोस है, तो ये इसके ऊपर तैर रही है। किसके ऊपर? इस लिक्विड पे तैर रही है, तैर रही है ना। यहाँ पे इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, जैसे इसके अंदर यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे इसमें समुद्र है, ठीक है, ये पानी है, फिर यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे फिर समुद्र है, यहाँ पे समुद्र वाला भाग है। तो इसके अलग अलग टुकड़े हो गए। यहाँ पे इन टुकड़ों के कारण इनके अनेक जो है भाग है वो प्लेट के रूप में हो गई, यानी ये टुकड़ा अलग हो गया, ये टुकड़ा अलग हो गया, ठीक है। तो एक तो होती है हल्की प्लेट, एक होती है भारी प्लेट। हल्की तो कौन सी होगी? जो महाद्वीपीय प्लेट होगी, जहाँ पे चट्टानी होंगी, जहाँ पे धरातल होगा। महाद्वीप जहाँ जहाँ पर है, जितने महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है और अफ्रीका है, ये जो महाद्वीप हैं ये तो हल्की प्लेट के भाग हैं, यानी महाद्वीप वाला क्षेत्र। और जो महासागरीय भाग होगा वो भारी प्लेट होगा। उसका घनत्व यानी आप देखते होंगे, आप एक मिट्टी लो और एक जगह पानी लो, उतने पानी लो और उतनी ही मिट्टी लो, तो वजन किस में रहेगा? पानी में रहेगा। तो पानी में वजन के कारण इसका घनत्व क्या है? ज़्यादा है,
ठीक है। तो एक तो होती है भारी प्लेट और एक होती है हल्की प्लेट। जब दोनों आपस में आकर के टकराती हैं, ये एक इसके ऊपर तैर रही हैं, ये विद्वान कहते हैं कि इस तरल अवस्था पर ये प्लेटें तैर रही हैं, तो तैरने के कारण ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ भी जाती हैं और एक दूसरे से दूर भी जाती हैं। दो तरीके होते हैं, या तो ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं या एक दूसरे की तरफ आकर के टकराती हैं, दो बातें होती हैं। तो इसको तो बोलते हैं अपसारी प्लेट, इसको बोलते हैं अभिसारी प्लेट। क्या बोलते हैं इसको? अभिसारी प्लेट। समझ गए बात? तो यहाँ पे ये भारी प्लेट होगी, ये हल्की प्लेट होगी। हमेशा भारी चीज़ नीचे जाएगी, हल्की प्लेट को ऊपर कर देगी जब टकराती हैं तब। आपने देखा होगा कहीं पर भी, तो भारी प्लेट जो होगी वो नीचे रहेगी। जैसे ट्रक होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, जब आपस में टकराती हैं, एक कार होता है, एक बड़ा ट्रक होता है, तो ट्रक तो वहाँ उसके नीचे रहेगा, जबकि कार है वो इसके ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक है। तो वैसे ही ये हल्की प्लेट है, ये भारी प्लेट है, तो भारी इसके नीचे चली जाएगी। समझ गए बात? कुछ गहराई तक जाने के बाद में अगर इस हल्की प्लेट और भारी प्लेट में यहाँ पे 45 डिग्री का जहाँ पे कोण बन जाता है, इसका मानो कि ये परत गहराई तक पहुँच गई और यहाँ का तापमान बढ़ गया। अब ये परत इस तापमान में जाने के बाद में ये ठोस रूप में है, वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी और ये लिक्विड में बन जाएगी। यहाँ किस में बदल जाएगी? लिक्विड में। ये गाढ़ा पदार्थ बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ये जो दुर्बलता वाला क्षेत्र है, इसको दुर्बलता चेंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दुर्बलता चेंबर, जहाँ पे मैग्मा का निर्माण होता है। ठीक है। ये परत तो कौन सी थी? ये परत तो लिथोस्फीयर वाली थी। कौन सी थी? लिथोस्फीयर, जहाँ पे प्लेटें हो रही हैं। और ये जो परत है यहाँ से यहाँ तक की, इसको हमने पायरोस्फीयर बोला। क्या बोला? पायरोस्फीयर। ठीक है। तो इस क्षेत्र के पायरोस्फीयर के इस भाग में ये मैग्मा अतिरिक्त बना है। पहले मानो यहाँ पे ये परत थी, ये परत थी, यहाँ पे इतना ही मैग्मा था। अब इस परत का आकर के इसमें और मैग्मा हो गया। पहले 1 kg मैग्मा का एग्जाम्पल के रूप में 1 kg मैग्मा ही आता था, लेकिन अब और मैग्मा आकर के इसमें अपना मैग्मा बना दिया। तो यहाँ से इस क्षेत्र में दबाव लगेगा इसका अतिरिक्त मैग्मा का, और ये कहीं पर भी दरार देखेगा, वहाँ से निकल करके यहाँ ज्वालामुखी को पैदा करेगा। समझ गए? धरातल पर क्या करेगा? ज्वालामुखी पैदा करेगा। तो इस जो चैम्बर है, दुर्बलता चैम्बर, इसको दुर्बलता मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दुर्बलता मंडल। एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, लो वेलो जोन। कहाँ पर है ये? पायरोस्फीयर के 100 से 200 किलोमीटर की ऊपरी परत पर है। ठीक है। इतनी बातें हम इसके अंदर कर लिए। फिर हम बात करेंगे इसमें जो आधुनिक मत है पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।